एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नर्सिंग फाउंडेशन की नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारी यूनिट नंबर 10 जो कि है प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि हम पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं या कौन कौन से मेथड या स्टेप हम यूज करते हैं एंड हम वो एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पेशेंट सेफ्टी के बारे में। मतलब हम पेशेंट सेफ्टी को क्या समझते हैं। अगर हम हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में अगर पेशेंट हमारे आ रहा है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट आ रहा है, तो हम उसको कैसे सेफ अनसिक्योर और आप कह सकते हो एक प्रॉपर इफेक्टिव वे ऑफ जो होता है ना थेराप्यूटिक, आप जो भी उसको केयर प्रोवाइड करो वो कैसे इफेक्टिव हो, एक क्वालिटी केयर आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं ऑल ओवर पेशेंट केयर में। ठीक है, तो वहां पे पेशेंट सेफ्टी भी आती है। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पेशेंट सेफ्टी क्या है कि हमारे पास जो भी पेशेंट हैं, हम जिनको भी डील कर रहे हैं, उनको हर एक एस्पेक्ट में जो भी हमारे पास डायमेंशंस होते हैं लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, उनका जो भी डायमेंशंस है उस डायमेंशन के एस्पेक्ट पर हम उनको सेफ एंड सिक्योर रखें। ठीक है, किसी भी टाइप का उनको हार्म या फिर आप कह सकते हो मेंटल डिप्रिविएशन, कोई भी चीज उनको अगर इफेक्ट कर रही है, उनके जो केयर मिल रही है, उन्हें क्वालिटी केयर मिल रही है, उसमें अगर इफेक्ट कर रही है, ठीक है, बैरियर बन रही है, तो हमें उसे एलिमिनेट करना है एंड प्रमोट करना है हमें पेशेंट सेफ्टी को। पेशेंट सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं। पेशेंट सेफ्टी डिफाइंड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर दैट एम्स टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एरर्स एंड पेशेंट हार्म, ठीक है, दैट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। अब इसमें बताया क्या गया है हमें कि पेशेंट सेफ्टी एक एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर है। मतलब नर्सिंग केयर का एक एसेंशियल पार्ट है। ऑफ कोर्स जैसे हम नर्सिंग केयर में आप क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप बेटर कम्युनिकेशन है, ठीक है, सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन वहां पे अगर पेशेंट का जो सेफ्टी मैटर है, जो सिक्योरिटी मैटर है, वो नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें आप कह सकते हो पीछे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखना होगा कि हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या वो पेशेंट सेफ हो उस फील्ड में, या फिर आप जो केयर प्रोवाइड करो उस केयर के अकॉर्डिंग, उस केयर के एस्पेक्ट में वो सेफ हो। तो इसमें क्या बताया गया कि एक एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर है जिसका एम क्या है, किसी भी अवॉइडेबल एरर को प्रिवेंट करना है। अवॉइडेबल एरर्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि कुछ एरर हो सकते हैं और वो अवॉइडेबल हैं, जिन्हें कुछ होते हैं कि हम नहीं अवॉइड कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम उनको आप कह सकते हो आप डिफरेंशिएट करके आप उनको अवॉइड कर पाओ। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होते हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, जिनका ध्यान आप रखकर वो चीजें आप क्या कह सकते हो, आप प्रॉपरली आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन अवॉइडेबल एरर्स को प्रिवेंट करना है टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, ताकि हम पेशेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाएं, किसी भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, अगर उन्हें होता है ना कि नॉट ओनली फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म। अगर आप फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं, पेशेंट अपने यूनिट में एडमिट है, ठीक है, उसको जो भी बेड अलॉटेड है वो उस पे एडमिट है एंड सराउंडिंग में बहुत नॉइज है, तो इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं उसे वो इरिटेशन, वो इरिटेटेबिलिटी, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा। क्यों? क्योंकि उस नॉइज की वजह से। तो वो आप कह सकते हो ना, वो आपका खुद का ऐसा एरर नहीं है, आप वो एक सराउंडिंग में, एक एनवायरनमेंट में, तो अगर हम उसको कट ऑफ करते हैं, उस नॉइस को कट ऑफ करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ केयर को प्रमोट कर रहे हो और एनहांस कर रहे हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक ऐसा नर्सिंग केयर है जिसमें आप अवॉइडेबल एरर्स को आप प्रिवेंट करते हो और पेशेंट को किसी भी काइंड ऑफ हार्म से आप बचाते हो, ताकि जो क्वालिटी ऑफ केयर उनको आप दे रहे हो उसको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी में क्या बताया गया है कि एक नर्सिंग केयर है, एक पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर है जिसमें आप पेशेंट को हर डायमेंशन में सेफ रखते हो। पेशेंट सेफ्टी में कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि जो वर्किंग कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट सेफ्टी है उस पर हमें ध्यान रखना है। वर्किंग कंडीशन, जैसे आप जिस भी कंडीशन वर्क कर रहे हो, अगर आप ओटी में वर्क कर रहे हो, आप वार्ड में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पेशेंट के यूनिट पे वर्क कर रहे हो, आप पेशेंट से बात कर रहे हो, या फिर पेशेंट के यूनिट में आप कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, जो सारी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो वर्किंग कंडीशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट ऑल्सो और आपके भी, कि
फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप हो सकता है कि अगर आपकी हैंड हाइजीन अच्छी नहीं है, आपकी हैंड लाइक आप कह सकते हो आपकी हैंड हाइजीन अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टैंडर्ड वे में नहीं है, या आप हो सकता है आपने हैंड हाइजीन की नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट को भी क्रॉस इन्फेक्शन दे रहे हो, ठीक है। और अगर आप अगर आप खुद का पर्सनल आपने ग्लविंग नहीं करी है, ठीक है, तो आप पेशेंट से भी तो इन्फेक्शन गेन कर रहे हो। तो वहां पे क्या है, जो वर्किंग कंडीशन है ना, वहां पे क्रॉस ऑफ इन्फेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, पेशेंट की भी सेफ्टी नहीं है और आपकी भी नहीं है। तो इसीलिए वर्किंग कंडीशन और एनवायरमेंट सेफ्टी पे हमें ध्यान देना है, तो वहां पे पेशेंट सेफ्टी भी प्रमोट होती है एंड सेल्फ सेफ्टी भी प्रमोट होती है। देन सेफ्टी फ्रॉम एनी फिजिकल और मैकेनिकल हजार्ड। फिजिकल और मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल में आप जो वर्किंग कंडीशंस में चीजें होती हैं उनसे हजार्ड है, फिजिकल मींस एनवायरमेंटल हजार्ड, लाइक आपका नॉइज हो गया, आपका वेंटिलेशन हो गया, ठीक है। आपके हजार्ड में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक आपके फायर हो गए, ठीक है, अदर्स बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजों से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट आपका आता है मेंटेनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का क्या मतलब है, ऑक्यूपेशनल मतलब जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर उनको जो डिजीज कंडीशन हो सकता है वो उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, लाइक कुछ लोग एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, कुछ लोग माइंस में काम करते हैं, कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं एज अ फार्मर, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो एक हजार्ड उनका ऑक्यूपेशन है, वो उनका एस्पेक्ट है, तो वहां से वो कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। लाइक अगर माइंस में काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सेम एज फार्मर्स में, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे डस्ट और ये सारे पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ उनकी जो भी है वहां पे खराब हो रही है। इन अदर एस्पेक्ट जो ज्यादा कह सकते हो प्रेशराइज्ड वर्क करते हैं, लाइक आपका मेंटल वर्क कर रहे हैं, आपके कंपनीज में आपके जो जॉब होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेते हैं, वो स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता है। ये सारी चीजें आप देखते रहते हो डेली लाइफ में, तो वही हमें करना है कि उनका जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है वो हमें मेंटेन करना है, ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी बनाए रखें। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एनी इन्फेक्शंस और डिजीजेस। कोई भी लाइक जैसे हमने हैंड हाइजीन की बात करी, तो कोई भी किसी भी टाइप हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन आपने सुना होगा, जो हॉस्पिटल में गेन करते हैं लोग, लाइक आप कह सकते हो हैंड हाइजीन नहीं रखोगे तो आप हॉस्पिटल में आप गए थे मिलने, लाइक फॉर एन एग्जांपल, लाइक आपके घर से कोई अगर एडमिट है, आप वहां उनसे मिलने गए और आपको उल्टा इन्फेक्शन हो गया, वो कैसे हुआ, क्योंकि आप हॉस्पिटल से गेन कर गए, क्योंकि वो आपकी लापरवाही हो सकती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही हो सकती है, वो ऐसे लाइक आप गए उनसे मिले फिर लेकिन आपने हाथ नहीं धुला, एंड देन आप आए, आपका लंच टाइम हो गया, आपने खाना शुरू कर दिया, तो वो क्या हुआ, आप इन्फेक्शन लेके आए, आपने हाथ भी नहीं धुला, यू जस्ट ईट अप, तो ये सारी चीजें होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन या डिजीजेस अलग से, लाइक जो अदर हेल्दी पर्सन है जो उनके साथ में, इवन जो पेशेंट है, वो मान लीजिए सिर्फ एक कॉमन छोटी सी डिजीज के लिए एडमिट हुआ था और ना वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो गया, या उसे अदर कोई डिजीज एप्ट हो गई, लाइक आपका हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन में यूटीआई होता है, आपका निमोनिया होता है, ठीक है, इन्फेक्टिशियस साइट्स होते हैं, इन्फेक्शन एट वुंड साइट्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक आपके सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें वो गेन कर रहा है, तो ये आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है, तभी आप पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट कर पाओगे। हाई क्वालिटी ऑफ केयर देनी है, या हाई क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर हमें देनी है, ताकि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज रिड्यूस हार्म एंड एडवर्स इवेंट्स। कुछ भी ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ भी ऐसे आप कह सकते हो सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक आपके फायर्स, ठीक है, ये आप कहते हो ना ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हजार्ड्स में है, ठीक है, आपके अदर इवेंट्स लाइक जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें अगर वहां पे आप अपने साइड से कुछ स्टैंडर्ड वेज ऑफ कह सकते हो मेथड्स यूज करते हो प्रिवेंशन के, तो वहां पे आप हार्म रिड्यूस कर सकते हो। लाइक अगर आपका फॉर एन एग्जाम्पल अर्थक्वेक ही है, अगर आप नोटिस कर रहे हो सारी चीजें, तो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें होंगी ना जो आपको करना है, कि हाँ हमें लिफ्ट नहीं यूज करनी है, हमें क्या बोलते हैं एक प्रॉपर वे में निकलना है बिल्डिंग से बाहर, तो ये सारी चीजें है कि एग्जिट कैसे है, किधर है, इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाना है, अलार्म्स यूज करने हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, आपको मींस पेशेंट को भी अवेयर करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप अदर हार्म जो भी है वो प्रिवेंट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप पेशेंट से इफेक्टिवली बात करें, क्योंकि पेशेंट के पास बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए, वो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा अपने खुद को अपनी डिजीज कंडीशन को लेके इतना स्ट्रेस्ड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, अगर आप उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेंगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप पीछे लैग कर जाओ, जो
कहीं ना कहीं हेल्प करती है उनके केयर में, उनको जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें। इसीलिए हमें अपना जो कम्युनिकेशन है, जो एक कह सकते हैं ना ट्रस्ट बिल्डिंग है, आपका जो भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसको अच्छे से फॉर्म करना है, ताकि पेशेंट भी आपसे ओपन हो सके और आप उनको जो केयर कर रहे हो, जो उनको आप प्रॉपरली हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो चीजें इफेक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल। अगर पेशेंट सेफ्टी हम डील कर रहे हैं, हम पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें, हॉस्पिटल में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसमें हम अपने साइड से पेशेंट को सेफ फील करवा सकते हैं, या उनको पता है कि हम सेफ हैं, सेफ हैंड्स में हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल्स में आपके आते हैं हॉस्पिटल केयर का जो भी एरर होता है, एरर मीन जो बाय मिस्टेकन हो जाता है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके मेनली आते हैं हेल्थ केयर एरर्स। पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल में आपके हेल्थ केयर एरर्स आते हैं, वो क्या क्या होता है? सबसे पहले आती है आपकी सबसे बहुत बड़ी मेजरली सी चीज और बहुत कॉमन सी चीज होती है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन से सेफ्टी पेशेंट की, वो आपका पहला रोल होता है। तो मेडिकेशन की सेफ्टी में आपका बहुत सारा चीज होता है। सबसे पहले आपका प्रेस्क्रिप्शन एरर, जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपने जैसे सुना होगा कि पैरासीटामोल भी सेम लिखी हुई है और वो भी राइटिंग जैसे आप देखते हो ना प्रेस्क्राइब हुआ, डाइक्लोफिनेक भी सेम है, डाइसाइक्लोमाइन भी सेम है, दोनों दर्द की ही दवा है लेकिन क्या है, वहां पे स्पेलिंग्स का एरर है, दोनों का फंक्शनिंग अलग है, मीन्स आप कह सकते हो दोनों का जो एक्टिविटी है वो अलग है। तो आपने क्या किया, डाइसाइक्लोमाइन की जगह डाइक्लो ले आए, तो ये कैसे होगा? वो प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा सा एरर है कि वहां पे राइटिंग में एरर हो सकता है, या आप कह सकते हो प्रेस्क्रिप्शन में एरर है, या हो सकता है प्रेस्क्रिप्शन में आपका ओडी मींस दवा लिखा है वंस अ डे, आपको ए वंस मतलब आपको दिन में एक बार खानी है, आप बीडी पे ले आए, आप दिन में 2 बार खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन एरर्स आ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है एज आपको नर्स, आपको एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि पेशेंट को जो भी प्रेस्क्राइब किया जा रहा है वो एक्यूरेट हो, ठीक है, उसमें कोई एरर ना हो, क्लियर हो। ठीक है, देन आपका आता है रॉन्ग डिस्पेंसिंग एट फार्मेसी। सेम, अगर आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने हिसाब से दवा ले आते हैं फार्मेसी पे प्रिस्क्रिप्शन दिखा के, तो वहां पे हो सकता है कहीं ना कहीं फार्मेसी में भी इतना सारा काम होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर मीन्स आप कह सकते हो सकता है, कोई और दवा दे दी, या सेम जैसे कलर होती है ना, कलर्ड स्ट्रिप्ड है, तो उन्होंने वो समझ के उसको वो वाली दवा दे दी, एंड पेशेंट को नॉलेज नहीं होती, पेशेंट आके अपना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका आता है फार्मेसी पे, जो भी एरर होते हैं तो वो आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे फार्मेसी पे आप जो भी है, या तो आप पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करिए, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करिए कि ये दवा ऐसी है, आप उनको बताइए। एंड अगर आप फार्मेसी से मीन्स आप कनेक्टेड हैं, तो आप फार्मेसी को जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि हाँ उनको ये दवा डिस्पेंस करनी है। देन नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर, जो बहुत कॉमन होता है। आप कह सकते हो एक आप कॉमन एरर इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो भी होता है, वो एक कॉमन एरर है मेडिकेशन का, मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। आपका हो सकता है सबसे पहली चीज, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहला चीज देखना है मेडिकेशन का मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि एक्सपायर दवा थी, या फिर आप कह सकते हो पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं से हो सकता है वो खुली हो, ठीक है, ओपन कंटेनर हो, वो स्ट्रिप ओपन हो, ठीक है, या फिर इंसेक्ट्स या पेस्ट के द्वारा वो ओपन की गई हो, फॉर एग्जांपल आपके चूहे हो गए, आपके छिपकलियां लिजर्ड्स हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है। ठीक है, तो वो आपको देखना है सबसे पहले, आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपकी पैकेजिंग, आपकी लेबलिंग आपको देखनी होती है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एरर आता है कि आप जिसको भी दवा लगा रहे हैं, आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, वो वही पेशेंट है। मान लीजिए आपको 2 यूनिट पे दवा एडमिनिस्टर करनी है, दोनों पेशेंट के नाम रमेश हैं, आपने दूसरे वाले रमेश सिंह की दवा रमेश यादव जी को लगा दी, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप मेडिकेशन का, वो प्रॉपरली है एंड एक्यूरेट है। ठीक है, वहां पे आपका रोल होता है वेरिफिकेशन का, आपको वेरीफाई करना है कि आप जो दवा एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं वो सही पेशेंट है। देन नेक्स्ट में आप जिस रूट से दवा एडमिनिस्टर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दवा थी आपकी आईवी रूट की, इंट्रावेनस की, और आपने उसको आईएम कर दिया, ठीक है, आपने इंट्रामस्कुलर दे दिया, तो वो इफेक्ट शो करेगा, एडवर्स इफेक्ट शो होगा बॉडी पर पेशेंट के।
ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, आपके जो भी दवाएं हैं उसकी पैकेजिंग को देखना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखनी है। ठीक है, ये सारी मतलब दवाओं से लेके बहुत सारे एरर्स इंक्लूडेड है, इसीलिए ये आप कह सकते हैं बहुत ब्रॉड मींस आप एरर फॉर्म में आप देखने को मिलता है मेडिसिन का, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, आइडेंटिफिकेशन इन एरर, सॉरी आइडेंटिफिकेशन एरर्स। तो आइडेंटिफिकेशन एरर्स में क्या होता है, लाइक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लाइक जैसे हमने अब डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनैक की बात करी, तो डाइक्लोफिनैक भी सेम है, डाइसाइक्लोमाइन भी सेम है, बस एक्टिविटी अलग है। दोनों पेन किलर्स ही हैं बट उनकी एक्टिविटी अलग है, उनको दिया अलग अलग फंक्शनिंग में जाता है। ठीक है, उनको प्रिस्क्राइब अलग अलग फंक्शनिंग में किया जाता है। तो वहां पे भी आपको देखना है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। देन नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपका आता है, लाइक हमने पेशेंट की बात करी, आपने वेरीफाई नहीं किया कि आपने कौन सी दवा एडमिनिस्टर करी है किस पेशेंट को, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से वो चीजें एरर होते हैं, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज प्रॉब्लम्स। स्टोरेज प्रॉब्लम्स में अच्छा आइडेंटिफिकेशन में एक चीज और है, लाइक हमने बहुत मेजरली देखा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में दिखता है हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एरर्स। ठीक है, हम कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किस पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना है वो ब्लड, या किसको ट्रांसफ्यूज करना है, या फिर हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो ब्लड कैसा है। ठीक है, लाइक बहुत हो सकता है कि वो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर लो हो, या बहुत ज्यादा मींस हाई हो, बॉडी के अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं हो, या हो सकता है ब्लड आपके मींस वो प्रॉपरली स्टोर्ड ना हो। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, आइडेंटिफिकेशन में ही ये चीजें आती हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज बेस्ट एग्जांपल फॉर आइडेंटिफिकेशन। देन नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज प्रॉब्लम्स। स्टोरेज प्रॉब्लम्स में लाइक आप जो भी मेडिकेशन स्टोर कर रहे हो, जैसे आप वैक्सीनेशन स्टोरिंग की आप बात करो, वैक्सीन स्टोर की जाती है, कोल्ड चेन स्टोरेज होता है। ठीक है, कोल्ड चेन स्टोरेज में भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, लाइक टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है, उसको कैरिंग एंड हैंडलिंग, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, फिर उसकी वही जैसे हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, उसके लेबलिंग की, उसके प्रॉपरली कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। स्टोरेज प्रॉब्लम्स भी मेडिकेशन में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर एरर्स में, आपका आता है सेफ एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। अब सेफ एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में क्या एरर्स हो सकते हैं, लाइक आप फॉर एग्जांपल आप किसी को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, और आप एडमिनिस्टर कर रहे हो आईवी रूट से, कहीं ना कहीं आप लाइक आप नोटिस करते हो कभी कभी कुछ एरर्स होते हैं, लाइक हमें जो भी लाइक हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं आईवी रूट से, तो वहां पे पेशेंट को हार्म हो रहा है, सेफ नहीं है, लाइक हो सकता है वो जो आप सिरिंज यूज कर रहे हो वो कंटेमिनेटेड हो, ठीक है, वो जो सिरिंज या निडल हो वो मींस प्रॉपरली नहीं मैन्युफैक्चर्ड है, लाइक हो सकता है निडल सही नहीं हो, ठीक है, पॉइंटेड नहीं हो, ये सारी चीजें आपको वो देखनी पड़ती है सिरिंज। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका सेफ एंड स्टैंडर्ड, लाइक आप पेशेंट को हार्म करो बार बार, आप लाइक आपने एक बार पंच किया वीने पंच किया तो हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो आपने अदर किया, तो ये आपको अवॉइड करना है। आप अगर फॉर आप कह सकते हो आप अपने इंस्टेंस के लिए यूज करिए कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज आप अपने हायर जो भी हेल्थ केयर मेंबर्स हैं आप उनसे आप बात करिए एंड आप उनको कंसिडर करिए कि वो उस चीज को करें। आप पेशेंट को बार बार हार्म मत करिए, क्योंकि पेशेंट का ब्लड लॉस भी होता है, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, एंड वो जो हार्म हो रहा है उस एरिया में साइड पर वीने पंचर पर वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सेफ एंड आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आपको यूज करने हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपलिंग ही कर रहे हो तो आपको जो प्रॉपरली स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको प्रॉपरली यूज टर्निकेट का यूज करना है, ठीक है, आपको साइट क्लीन करनी है, आपको ग्लव्स का यूज करना है, प्रॉपर न्यू ठीक है वन यूज वाली सिरिंज आप यूज करें, ठीक है, आपको जितना ही ब्लड नेसेसरी आप उतना ही वो करें। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है ताकि आप हेल्थ केयर एरर्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट आपका आता है पुअर कम्युनिकेशन। अब पुअर कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो पुअर कम्युनिकेशन लाइक हम जैसे हमने बात करी कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया एंड लाइक आपको डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि जो भी पेशेंट है वॉट एवर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रमेश की हम बात करें, उन्होंने बोला कि मिस्टर रमेश को पेन है, आप उन्हें दवा एडमिनिस्टर कर दीजिए आप पेन का, तो आपने वो पुअर कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपने वो दवा, हो सकता है आपने कुछ और सुना हो,
ठीक है, आपने कोई और दवा एडमिनिस्टर कर दी, आपने प्रॉपरली डॉक्टर शीट चेक भी नहीं करी कि डॉक्टर शीट में क्या प्रिस्क्रिप्शन था, तो ये कहीं ना कहीं चीजें एरर ही कह सकते हो डिनोट करती हैं। तो वो आपको अपने साइड से अवॉइड करना है कि कोई भी ऐसा एरर ना हो। आप हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करिए, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो एरर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज सेफ सर्जरीज। ये तो बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में कि आज डॉक्टरों ने सर्जरी करी, अंदर कैंची छोड़ दी, आज डॉक्टरों ने सर्जरी करी, अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया। ठीक है, तो ये सेफ सर्जरी इसीलिए डिनोट किया जाता है हेल्थ केयर एरर्स में। तो ये चीजें आपको देखनी है कि आप जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो पेशेंट पर, कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोसीजर, आप उसको सेफली अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो वो सेफ है, उसके लिए कोई हार्म नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा लाइक सर्जरीज में बहुत ज्यादा चांसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा खून मीन्स ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा खून बह गया, देन पेशेंट डाइड, ये आप बहुत कॉमनली सुनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है कि ये ऐसे एरर्स हैं जो आप अपनी तरफ से अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं होने देंगे। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसीजर सर्जरीज, वो बहुत सेफ हो, हार्मलेस हो, ज्यादा हार्म ना हो मीन्स। ठीक है, एंड वो मीन्स उनका एक पेशेंट सेफ्टी आप लेवल आप मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ HAIs। अब HAIs की हम बात करें, HAIs क्या होता है आपका, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, HAIs का मतलब है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। इनका मतलब होता है, इसका मतलब है इस टर्म का कि हॉस्पिटल में गेन होने वाले इन्फेक्शन, लाइक जो पेशेंट एडमिट है किसी भी क्रॉनिक इलनेस, एक्यूट इलनेस की वजह से या व्हाटएवर, वहां पे उस इलनेस के अलावा जो उसने हॉस्पिटल से इन्फेक्शन गेन किया है, ठीक है, वो होता है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड या एसोसिएटेड इन्फेक्शन। एक्वायर्ड सॉरी, इट्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो एक्चुअल टर्म है वही है। हॉस्पिटल एक्वायर मींस हॉस्पिटल से एक्वायर किया है, वो होता है। तो लाइक आपके UTI बहुत कॉमन आपने सुना होगा, UTI होता है, आपका निमोनिया होता है, आपके सर्जिकल साइड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, सर्जिकल देन सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपके आते हैं। UTI कॉमनली इसलिए होता है लाइक जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं मेजरली 70 to 80% पेशेंट में आपको यूरिनरी कैथेटर देखने को मिलेगा। उनको इंसर्ट किया जाता है यूरिनरी कैथेटर, ताकि वो जो लाइक पेशेंट बेड रिडन होते हैं अगर, तो उनको यूरिन में या आउटपुट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए हम कैथेटर वो करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो वहां पे हमें UTI के चांसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कह सकते हो आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो कैथेटर इंसर्शन में, वहां पे कोई एरर हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग ना हो, ठीक है, चेंज ऑफ कैथेटर लाइक होता है ना, एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि वो भी तो एक आर्टिकल ही है जो एक फॉरेन बॉडी की तरह आपके बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेशन क्रिएट करता है, तो वो UTI का जो रिस्क फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हमें ज्यादातर UTI देखने को मिलता है। तो वही है, हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल जो भी एक्वायर कर रहे हैं इन्फेक्शन HAIs, उनको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना, उनके रिस्क को भी प्रिवेंट करना है, लाइक आपके UTI, आपके निमोनिया, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज आपका फॉल रिस्क। फॉल रिस्क में क्या है, जो भी फॉल रिस्क हमें ज्यादातर जेरियाट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जेरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज पीपल, ठीक है, जो हमारे ओल्ड एज एंड चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हैंडीकैप पर्संस होते हैं, या जो भी मीन्स कह सकते हो बहुत ज्यादा सप्रेसिव जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, उनमें हमें देखने को मिलता है। जो बहुत ज्यादा वीक पेशेंट्स होते हैं, लाइक फॉल रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क हमें इसलिए देखने को मिलता है। जो पेशेंट होता है कॉमनली, जो पेशेंट होते हैं वो फटीग होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं, तो हो सकता है वो अपने बेड से उठ रहे हैं, देन दे फॉल, कहीं वो जा रहे हैं वॉशरूम में, आप देख सकते हो कि वो गिर जाते हैं, चोटें लग सकती हैं, ठीक है, अदर देन वो सीढ़ियों से उतर रहे, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो फॉल रिस्क आपको अवॉइड करना, और ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मीन्स हॉस्पिटल के डिजाइन पर। लाइक अगर वॉशरूम्स की बात करें, तो वॉशरूम्स अगर हैंडल्स नहीं है, ठीक है, और पेशेंट यूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो स्टेयर्स पर जा रहे हैं, स्टेयर्स पर आपके जो सपोर्टिंग बार्स होते हैं, ठीक है, जो भी बार्स आपके लगाए जाते हैं सपोर्टिंग, वो नहीं है, तो पेशेंट को एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब गिरने के चांसेस हैं। पेशेंट शिफ्ट हो रहा है, लाइक फ्रॉम, मान लीजिए डिसेबल्ड पर्सन है,
वो व्हील चेयर से बेड पर या बेड से व्हील चेयर पे शिफ्ट हो रहा है, वहां पे अगर फ्लो मीन सपोर्टिंग नहीं है, देन वो फॉल रिस्क बढ़ जाता है। जेरियाट्रिक पेशेंट ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट चाहिए ही होता है, ठीक है। बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है ज्यादातर, लाइक आपके बेबीज होते हैं, ठीक है, तो वो बेड पर हैं, तो अगर वो साइड रेल्स नहीं होंगे बेड पे तो वो गिरने के चांसेस होते हैं। अदर पेशेंट जो लाइक सेमी कॉन्शियस होते हैं, वो अनकॉन्शियस में तो बेड रीडन होता है, सेमी कॉन्शियस या लो लेवल, लाइक आपके जो कॉन्शियस है बट इतने अवेयर नहीं है, वो गिर सकते हैं। मेंटली इल पर्सन जो होते हैं वो उनके चांसेस होते हैं गिरने के। ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, तो हमें अवॉइड करना होता है फॉल रिस्क का। लाइक आप कह सकते हैं ना, आपको उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है ताकि पेशेंट कंफर्ट हो, ठीक है, उसकी पेशेंट सेफ्टी बनी रहे, वो इन सारी चीजों में ना हो, मीन्स ना गिरे। The next is waste disposal, like आपका BMW के अकॉर्डिंग, BMW मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल आपका इसलिए इसमें डाला गया है हॉस्पिटल एरर्स में, लाइक अगर आपका वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो सिरिंजेस यूज कर रहे हैं, वो वायल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्लास मटेरियल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी इन्फेक्टेड आपका जो भी निकलता है आर्टिकल, आपका वेस्ट, आपके बैंडेजेस, कॉटन्स, अदर देन जो ड्रेसिंग आइटम्स होते हैं, ये सारी चीजें निकल रही हैं। अदर जो बॉडी फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उनका डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो वेस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, आपका ओडोर मींस वो होगा, ठीक है, आपका ओडोर खराब होगा, आपका जो भी एनवायरनमेंट का ओडोर है। देन नेक्स्ट आपका जो सिरिंजेस वायल्स है, अगर वो फ्लोर पर है, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं है, कहीं और है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकते हैं, निडल स्टिक इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपका होने के चांसेस है। इसीलिए वेस्ट डिस्पोजल को हमें मैनेज करना होता है एज पर BMW मींस आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि आपका प्रॉपरली होता है ना कि शार्प आइटम एक बिन में जाएगा, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी जो भी एसोसिएटेड सॉइल वेस्ट है वो आपके एक अदर बिन में जाएंगे, आपके जो भी वायल्स ग्लासेस हैं वो अदर बिन में जाएंगे, ठीक है, आपके प्लास्टिक वेस्ट अलग बिन में जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट हैंड हाइजीन। अब ये बहुत कॉमन है हेल्थ केयर एरर में, लाइक हम जैसे हमने बात करी क्रॉस इन्फेक्शन की, तो क्रॉस इन्फेक्शन में अगर आप हैंड हाइजीन नहीं अच्छे से रखोगे तो वो कहीं ना कहीं क्रॉस इन्फेक्शन करेगा, आपको भी करेगा, पेशेंट को भी करेगा, ठीक है। ये एंड यूज ऑफ ग्लव्स, अगर आप पहले तो आपको स्टैंडर्ड हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, एंड देन यूज ऑफ ग्लव्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड स्किल एरर्स। ट्रेनिंग एंड स्किल एरर्स में क्या है, ये हेल्थ केयर एरर्स में लाइक जैसे हमने बात करी, प्रॉपर प्रोसीजर से आप नहीं कर रहे हो, आपकी जो भी ट्रेनिंग है या स्किल्स में एरर है, लाइक आप प्रॉपरली आप कभी देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेडिकेशन है, ठीक है, और हम जल्दी जल्दी निकाला एंड लगा दिया, बट हमें उन चीजों के बीच में ना, लाइक आप हर मेडिकेशन का, लाइक आप जो भी इंजेक्ट कर रहे हो, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, उसमें गैप है, बट वो अगर स्किल में नहीं है आपके, ठीक है, आपका है कि बस लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट शो करेगा पेशेंट के ऊपर, वो एडवर्स इफेक्ट शो करता है, तो वो हमें देखना है, हमें अपनी स्किल्स को अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड वे में रखना है, आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो स्टैंडर्ड मेथड से हो तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम एनवायरनमेंट। ये मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम एनवायरनमेंट इसलिए बोला गया है हेल्थ केयर एरियाज में, जैसे लाइक हमने वेंटिलेशन की बात करी, हमने लाइटिंग की बात करी, हमने नॉइस की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, तो अगर आप इन सारी चीजों को मेंटेन नहीं करो तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट सेफ्टी का जो लेवल है वो नीचे ले आ रहे हैं। लाइक आपका लाइटिंग बहुत ज्यादा, पेशेंट इरिटेटेड है, ठीक है, आपका नॉइज बहुत ज्यादा है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप नहीं मिल रहा है, स्लीप एंड रेस्ट, आपका कह सकते हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, बहुत लो है, बहुत ठंडा है, तो भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें कि आपको जो भी एनवायरनमेंट है वो ऑप्टिमम मींस एक लेवल पर रखना है ताकि पेशेंट को हार्म ना हो, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, ठीक है, तो हम प्रमोट करते हैं पेशेंट सेफ्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल। मतलब आपको सेफ एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स देखने हैं, आपको मेडिकेशन में सेफ्टी देखनी है, आपको पुअर कम्युनिकेशन लाइक अवॉइड करना है, आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना है, सर्जरी सेफ्टी देखनी है, आपको HI रिस्क आपको प्रिवेंट करना है, फॉल रिस्क प्रिवेंट करना है, वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज करना है एज पर BM, हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना, अपनी स्किल को एनहांस करना है, कोई एरर नहीं करना है स्किल एंड ट्रेनिंग में। देन आपके हार्म एंड हजार्ड्स भी वही होते हैं लाइक आपके
आपका जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट से हार्म हो रहा है, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक आपके जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, लाइक आपका बेड का प्रॉब्लम है, रस्टेड है, आपकी टेबल रस्टेड है, जो बेड साइड लॉकर है वो रस्ट पर, पेशेंट ने हाथ रखा उसको लग गया, वो प्रॉपर रस्ट वाला लग गया, तो आपको अलग से उसको टिटनेस लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है, और ये ऐसी चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हो एरर्स को, ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, देन आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम एनवायरनमेंट, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है वो आपको प्रॉपरली। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। मतलब हम पेशेंट सेफ्टी को अगर हम आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको एनहांस करना चाहते हो, तो आपको फिजिकल एनवायरनमेंट्स पर वर्क करना पड़ेगा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट आप कह सकते हो वो एनवायरनमेंट एक आप कह सकते हो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है, जिसमें पेशेंट का जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, पेशेंट की सेफ्टी, ये सारी चीजें आप एनहांस करते हो, वो एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट आपको प्रमोट करता है हेल्थ का, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी का। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि एसेंशियल या फिर आप कह सकते हो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है, जिसमें क्वालिटी ऑफ केयर प्रमोट होती है। ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आपके इंक्लूडेड है, जो बेसिक जो आपके कॉमन चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है वो ये है। आपका पहला है टेम्परेचर, देन आपका दूसरा है ह्यूमिडिटी, लाइट, नॉइस, ओडर, वेंटिलेशन, पेस्ट कंट्रोल, एंड आपका लास्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे आप फिजिकल एनवायरनमेंट में चीजों को नोट करते हो, इन पे वर्क करते हो, तो आप पेशेंट सेफ्टी को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी यूनिट में या फिर वार्ड में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, तो आपको कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी होगी, क्योंकि एकदम हाई टेम्परेचर हीट इंट्रोड्यूस करता है, एंड बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर एक कोल्ड सा आप कह सकते हो ना, एक टेम्परेचर होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से पेशेंट में इरिटेशन या आपको भी इरिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्ड एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो उसकी वजह से तो टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर बात की जाती है आपको हेल्थ केयर सेटिंग में मेंटेन करके रखना है, वो है आपका फ़ारेनहाइट्स में बात करें तो 68 से 72 फ़ारेनहाइट्स है, एंड आपका 20 से 22 फ़ारेनहाइट्स होता है। ये नॉर्मली आप अडल्ट्स के वार्ड में आप देखने को मिलेगा, वेयर एज यही इसमें आप प्लस कर लीजिए 2 सेल्सियस, मीन्स आपका हो सकता है 24 सेल्सियस तक, जो कि मेंटेन किया जाता है आपके प्रेग्नेंट वार्ड, जिनको आप एंटीनेटल वार्ड्स में, ठीक है, आपके लेबर रूम्स में। क्यों? क्योंकि वो आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर बेबी। वो आपको ये सारी चीजें तो टेम्परेचर के मामले में आपको देखना पड़ता है कि आप जो भी वार्ड है, जो भी यूनिट है, या जिस भी एरिया में आप काम करो, उसका टेम्परेचर एक आइडियल लेवल पर मेंटेन हो, दैट इज 68 टू 72 फ़ारेनहाइट्स। और इन सेल्सियस की बात करें तो कॉमनली आपका 20 से 22 आपके सेल्सियस में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपके टेम्परेचर में। देन आपका नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है? ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, मीन्स आपका मॉइस्चर लेवल ज्यादा है वार्ड में, तो उससे क्या होगा? इरिटेटिबिलिटी। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, जो पेशेंट बेड रिडन है उनको प्रेशर सोर्स होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, पेशेंट पहले से बेड रिडन है, तो प्रेशर सोर क्रिएट करेगा। ठीक है, उनको अदर इरिटेशन, ठीक है, आपके स्किन में आपके इरिटेशन हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ज्यादा एक्सेसिव मॉइस्चर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी कम है तो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, क्योंकि ड्राइनेस से नहीं होती है एयर में, वो क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एंड आपका स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी का लेवल भी मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है, ताकि आप इन्फेक्शन भी मत इंट्रोड्यूस करिए। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो इन्फेक्शन भी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो फेवरेबल टेम्परेचर हो जाता है इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिजम्स के लिए। और अगर बहुत ज्यादा कम है तो भी इरिटेशन होगा, क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है। तो आइडियल जो आपका लेवल होता है वो होता है 40 से 60% ऑफ ह्यूमिड लेवल आपका यूनिट, वार्ड, या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हो जिस भी एरिया में, वहां का आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए। नेक्स्ट आपका आता है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत ज्यादा रोल करता है अगर आप यूनिट में हो, वार्ड में हो, ठीक है, व्हाटएवर। तो लाइटिंग आपके एरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाइक आप जो भी नॉर्मल वार्ड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो भी दिक्कत है, क्योंकि पेशेंट सो नहीं पाएंगे, पेशेंट का रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिम लाइट है तो भी दिक्कत है, हो सकता है पेशेंट को मींस विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, देख ही ना पाए कुछ चीजें। ठीक है, एंड अदर थिंग्स जो पेशेंट, फॉर एन एग्जांपल आपके जो भी आईज से रिलेटेड कंडीशंस के पेशेंट है, वहां बहुत ज्यादा ब्राइट या बहुत ज्यादा लो लाइट है तो भी प्रॉब्लमेटिक है।
ठीक है। तो लाइटिंग का बहुत मेजर फैक्टर होता है। इन ओटी में आप देखते हैं अगर लाइट इनअप्रोप्रिएट नहीं है तो भी दिक्कत है सर्जरीज में, प्रोसीजर्स में, ठीक है। तो लाइटिंग आप आपके यूनिट एंड वार्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रखिए, एक आइडियल लाइटिंग रखिए, ना बहुत ज्यादा ब्राइट ना बहुत ज्यादा डिम, ठीक है। और ग्लेयरिंग लाइट्स नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीजें नोट करना है कि आपको ग्लेयरिंग लाइट्स अवॉइड करना है। ग्लेयरिंग मींस जो आंखों में सीधा चौंध ऐसे चौंध नहीं आती, वो वाली ग्लेयरिंग लाइट्स नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे इरिटेशन होती है, हेडेक्स हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट के अगर आई से प्रॉब्लम है तो भी इरिटेशन होगी। तो ये ग्लेयरिंग लाइट्स आपको अवॉइड करना है। वही है, ब्राइट लाइट प्रिवेंट करना है, टू डिम लाइट्स आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। आपको यूज क्या करना है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल मींस लाइक आप बहुत सारे घरों में देखते होंगे एक पॉइंट आपका रहता है, खुला होता है, जिसमें से नेचुरल सनलाइट आती है, तो वो प्रमोट करती है हीलिंग, ठीक है। क्योंकि नेचुरल सनलाइट में आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हीलिंग प्रमोट कर रही है, आपका स्टेरिलाइजेशन प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो वो नेचुरल लाइट भी जरूरी है आपके हॉस्पिटल में। अगर नेचुरल लाइट नहीं आ रही, आपका वार्ड का स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल लाइट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपके बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स है, तो बहुत ज्यादा डिम, बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग या बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं हो। देन आपको जो मेन चीज नोट करके रखना है आपके दिमाग, मींस आपको होल्ड करके रखना है, वो है कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोल मींस अगर आपने पेशेंट को शिफ्ट किया है यूनिट में, तो यूनिट के जो भी आपका जो भी एरिया है, इलेक्ट्रिक एरिया है, वहां से आपकी लाइटिंग का जो भी कंट्रोल है वो पेशेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। क्यों? ताकि आप पेशेंट बिना मींस कह सकते हो ज्यादा एक्टिविटी किए लाइट्स को कंट्रोल कर सके, चाहे वो अपने हिसाब से वो ऑन ऑफ कर सके। मींस जो भी लाइटिंग का कंट्रोल है वो पेशेंट के लिमिट में होना चाहिए, उसके रीच में होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट आपका आता है नॉइज। अब नॉइज में क्या है? नॉइज आपका लाइक हो सकता है जो भी साउंड आपका इरिटेशन क्रिएट करता है वो होता है नॉइज। जो भी साउंड आपके एनवायरनमेंट में, आपके जो भी एरिया में हो रहा है, उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, या फिर आपके हेयरिंग एबिलिटी से ज्यादा है, या आपकी हेयरिंग कंफर्ट से ज्यादा है, दैट इज नॉइज। तो अब नॉइज हॉस्पिटल में लाइक आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपका फ्रिक्शन से हो रहा है, जो आर्टिकल्स में हो रहा है, लाइक आप ट्रॉली ले जा रहे हो, किर किर कर रही है, आपका व्हीलचेयर आवाज कर रहा है, ठीक है, आपका बेड आवाज कर रहा है, पंखा आवाज कर रहा है, तो चीजें इरिटेटिंग लगती हैं, ठीक है। देन आपका आता है टॉकिंग। कुछ होते हैं अटेंडर्स होते हैं आपके हॉस्पिटल में, जो हेल्थ केयर है, जो वर्कर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बचे, तो बहुत तेज आवाज हो रही है बात करने की, वो भी इरिटेटिंग लगता है पेशेंट को। देन ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स, हाँ कुछ चीजें गिर रही है, किसी का चम्मच गिर रहा है, किसी का टिफिन गिर रहा है। अच्छा आपके क्लासरूम में नहीं होता किसी का टिफिन गिर गया, किसी का चम्मच गिर, किसी की स्टील की बोतल गिर गई, तो वो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट डिस्टर्ब करता है। तो आपको वो अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है? कोई भी आर्टिकल में अगर फ्रिक्शन हो रहा है, प्लीज अप्लाई ग्रीसिंग, ठीक है। आप उनमें लुब्रिकेंट्स डालिए, ऑयल्स डालिए, ताकि वो उनका जो भी फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो, आवाज ना आए। आपको टॉकिंग के लिए आपको अवॉइड करना है, जो भी बात कर रहे हैं आपको लग रहा है तो उनसे बोलिए कि वो साइलेंस मेंटेन करके रखें। एंड देन ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स आपको अवॉइड करना है, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है अवॉइड करिए, या अगर ऐसा कोई काम आपको लग रहा है कि होगा या हो रहा है तो आवाज आएगी, तो आप वहां पे कुछ साउंड प्रूफ मटेरियल्स का इस्तेमाल करिए। लाइक आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, आप क्लॉथ मटेरियल यूज कर सकते हो तो फ्लोर पर, तो उसकी वजह से आपका जो भी साउंड होगा वो कम क्रिएट होगा, ठीक है। देन आपको जो मेन चीज नॉइज में नोटिस करनी है या अप्लाई करना है, विस्परिंग साउंड। विस्परिंग क्या होता है? खुसुर फुसुर। जो कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा तेज तेज बात करने को मना कर दिया, हम खुसुर फुसुर करके बात करेंगे, तो वो ज्यादा इरिटेटिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी के आसपास खुसुर फुसुर करते हो ना, तो पेशेंट के अंदर एक सस्पिशन जगता है, एक कुछ शक पैदा होता है कि कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बात हो रही है, खुसफुस क्यों हो रही है। तो वो आपको नहीं करना, वो आपको अवॉइड करना है। विस्परिंग इज अवॉइडेड इन हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो पेशेंट के अंदर एंजाइटी एंड फियर डेवलप करता है। खासकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आप ये देखो, वो कभी भी खुसुर फुसुर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड फियर क्रिएट कर रहा है। इस वजह से विस्परिंग इज अवॉइडेड इन हॉस्पिटल एंड केयर सेटिंग्स। देन आपका आता है ओडर। ओडर क्या होता है? स्मेल, ठीक है। तो ओडर में आपका जो भी स्मेल है, ठीक है, आप प्रॉपर वेंटिलेशन के थ्रू, ठीक है, आप प्रॉपर जो भी चीजें हैं उसके मैनेजमेंट के, लाइक आपका वेस्ट डिस्पोजल हो गया, इन सारी चीजों के मैनेजमेंट के थ्रू, देन आप प्रॉपरली फ्यूमिगेशन करा रहे हैं वार्ड का, ठीक है, प्रॉपरली फ्रेग्रेंस एनहांस चीजों का अगर वो कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हाई फ्रेग्रेंस है तो भी प्रॉब्लमेटिक है पेशेंट को। रेस्पिरेटरी पेशेंट है, उसको ज्यादा फ्रेग्रेंस अगर कहीं से लाइक
धूप बत्ती अगर कोई वार्ड में जला जाए तो वो भी तो ज्यादा फ्रेग्रेंस हो गया, ज्यादा स्मोक होता है उसमें भी, तो वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है कि ओडर में भी चीजें लिमिटेड या आइडियल लेवल पर हो, ऑप्टिमम लेवल पे हो। ठीक है, इसमें क्या देखना है हमें, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो भी ओडर है वार्ड में, लाइक आपका आपके दवाओं का होता है, जो मेडिसिन होती हैं उनका भी बड़ी एक अलग सा ओडर होता है, वो भी इरिटेशन करता है पेशेंट्स में। ठीक है, बहुत लोग नॉजिएटेड एंड वॉमिट लाइक होता है ना कि नॉजिएटेड है, बहुत ज्यादा वॉमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो वेंटिलेशन अच्छा करना है, मेडिसिन का, वेस्ट का, जो भी आपका मींस वेस्ट क्रिएट हो रहा है लाइक बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, कोई प्रोसीजर आप कर रहे हो उसका, ये सारी चीजों का आपको वेंटिलेशन के थ्रू ओडर रिमूव करना है एंड आपको ओडर जो भी वार्ड का है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, हाई फ्रेग्रेंस चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि वो रेस्पिरेटरी जो भी पेशेंट होंगे, इलनेसेस जो भी इलनेस के पेशेंट होंगे उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका हाइजीन मेंटेनेंस। आपको हाइजीन मेंटेन करके, जैसे हमने वेस्ट की बात करी, तो हाइजीन अगर आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, आप लाइक फ्यूमिगेशन वगैरह कर रहे हैं, आप प्रॉपरली फ्लोर मॉपिंग कर रहे हैं विथ जो भी प्रॉपर सॉल्यूशंस होता है, तो उससे आपका जो भी ओडर होगा वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, मींस वो आपका इरिटेटेबल नहीं होगा। ठीक है, फ्यूमिगेशन मींस आपका फ्यूमिगेशन होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वार्ड, आप कह सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वार्ड होता है इस फ्यूमिगेशन में, जिसमें स्मोक के थ्रू आपका जो भी वेंटिलेशन वाला जो भी चीज होता है वो डिसइंफेक्ट किया जाता है आपके वार्ड को, वो होता है फ्यूमिगेशन। ठीक है, देन आपका आता है वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन इज अ वेरी मेजर थिंग इन हॉस्पिटल फिजिकल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो चीजों को लाइक एक्सरेशन मिल जाता है, आपके मॉइस्चर को एक्सरेशन मिल जाएगा, आपके इन्फेक्शन जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको मिल जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो पेशेंट है वो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, देन अदर देन जो एयरवे का भी मींस आपका जो नॉर्मली ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा अगर आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए आपको वेंटिलेशन आपको मेंटेन करना है। तो वेंटिलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर। अब मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर मतलब प्रॉपरली फ्रेश एयर का मूवमेंट हो रहा है, एक बंद कमरा आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, वहां पे एयर का वेंटिलेशन, आप आइसोलेटेड वार्ड भी सुनते हो तो उसका भी वेंटिलेशन होता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट अलग है, लेकिन वेंटिलेशन सबका होता है। तो वेंटिलेशन मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है ताकि मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी लेवल का, ठीक है, प्रॉपर ओडर का, ठीक, एंड देन अदर जो इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म आपके एयर में है, डिस्पेंस्ड है, उनका, इन सारी चीजों का आप एक मैनेजमेंट निकाल सको। तो ये कैसे होता है? आपका फैन से, विंडोज से, अदर मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक आपके जो भी एसी काम कर रहे हैं, एयर कंडीशंस, आपके अदर जो आर्टिकल्स डिवाइसेस काम कर रहे हैं, उनसे आप वेंटिलेशन क्रिएट करके रखिए। ठीक है, वेंटिलेशन में आपकी मेजरली चीज आती है स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग आपके ऑर्डर में भी आ सकती है, लेकिन वेंटिलेशन में मेजरली आती है आपको स्मोकिंग अलाउ नहीं करना है वार्ड में। ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउ। कब? स्मोकिंग तो ज्यादातर हर ही जो भी नॉर्मल कॉमन हर जगह है वहां पे अलाउ नहीं है, एंड हॉस्पिटल सेटिंग में तो मीन्स भी ज्यादा वो है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना, अवॉइडेड है। वो इसलिए क्योंकि वो इरिटेशन क्रिएट करती है, चाहे वो बेबीज हो, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो, आपके ओल्ड एज पर्सन हो, आपके अदर जो मीन्स जो पेशेंट है उनको, कॉमन पीपल में भी वो स्मोकिंग ऐसी चीज है जो हर किसी को इफेक्ट कर रही है। तो स्मोकिंग आपको अलाउ नहीं करनी है, या अगर आपको कोई दिख रहा है तो आप प्लीज उनको मीन्स एजुकेट करिए एंड उनको आप समझाइए कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, वो कहीं भी नहीं करनी है, ना वार्ड के अंदर ना वार्ड के बाहर, कहीं नहीं, स्मोकिंग करनी ही नहीं है। आप ये उनको एजुकेशन करिए क्योंकि स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट कंट्रोल क्या है? पेस्ट मीन्स जो भी आपके पेस्ट होते हैं आपके यूनिट में, वार्ड में, लाइक आपके रैट्स, आपके फ्लाइज, आपके मॉस्किटोज, आपके लिजर्ड्स, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के जो भी जीव आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको, उनका कंट्रोल कैसे करें, वो आके आता है पेस्ट कंट्रोल में। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग पेस्टिसाइड्स आप कह सकते हो टाइमली कराते रहते हैं, पेस्टिसाइड्स का इंड्यूस कराते रहते हैं, बहुत लोग आपका जो भी अलग अलग मैनेजमेंट है वो करते रहते हैं, हॉस्पिटल पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। तो जो भी है आप उसको मेंटेन करके रखिए कि पेस्ट कंट्रोल रहे, और पेस्ट का जो भी है वो मींस आपके वार्ड में इन सब चीजों का
ना आए, ठीक है, आपके पेस्ट ना आए, लाइक आपके फ्लाइज, लिजर्ड्स, आपके जो भी मॉस्किटोज, इन सबका मैनेजमेंट आप करते रहिए ताकि ये पेशेंट सेफ्टी में कहीं भी बाधा ना डाले, बैरियर ना बने, ठीक है। देन आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आपके फर्नीचर्स, आपके वॉल्स, आपकी सीलिंग, आपके अदर आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल प्रेजेंट है यूनिट में, हॉस्पिटल यूनिट में, वो होते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो लाइक आपका डिजाइन एंड अरेंजमेंट्स, अब पहला इसमें दिया है, तो डिजाइन अरेंजमेंट, लाइक अगर बहुत बोरिंग सा डिजाइन है, अरेंजमेंट बहुत बोरिंग सा है, तो पेशेंट भी इरिटेट हो रहा है, वही दीवार वो देख रहा है, इतने दिन से एडमिट है, तो कहीं ना कहीं इरिटेट, तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिवनेस अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में रखनी पड़ेगी। कई पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, आप डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, इतना भी आप मींस वो मत करिए क्योंकि ज्यादा भी एक्सरेटेड हो पेशेंट को कहीं ना कहीं, लाइक आप मेंटली इल पर्सन हो तो वो उनको और थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आप आइडियल लेवल पर आप चीजों को मेंटेन करके रखिए। देन नेक्स्ट है आपका कलर्स। ज्यादा ब्राइट कलर्स भी आप नहीं इंड्यूस करा सकते हैं हॉस्पिटल में, लाइक ज्यादा ब्राइट कलर्स अगर आप पेंट करा रहे हैं तो भी दिक्कत है, ज्यादा डिम कलर या डार्क कलर्स हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। देन आपके फैसिलिटीज, जो आपके वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज है वो भी आप रीच में रखिए, कि आपके वाटर और जो भी सैनिटेशन फैसिलिटीज बहुत दूर है या बहुत पास में वार्ड के बगल में है, तो भी वो कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक होता है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देन आपका क्लीनलीनेस, ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस हर चीज में आपका काम करता है, चाहे वो आपका ओडर हो, वेंटिलेशन हो, पेस्ट कंट्रोल हो, ठीक है। तो आपको क्लीनलीनेस वार्ड या यूनिट की मेंटेन करके रखनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन अदर देन आपके जो भी डिजीज कंडीशन है वो क्रिएट ना हो। देन इमरजेंसी एग्जिट्स एंड सेफ्टी, ये बहुत मेजर चीज है जो हॉस्पिटल में देखी जाती है, वो होती है इमरजेंसी एग्जिट एंड सेफ्टी, क्योंकि बहुत सी फिजिकल हैजार्ड्स, मैकेनिकल हैजार्ड्स या बहुत से ऐसी हार्म एंड इंजरीज, इवेंट्स, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं जिसमें पेशेंट कई बार आपने सुना होगा निकल ही नहीं पाए हैं, वो हॉस्पिटल में ही रह गए हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आपको ये चीजें देखनी है कि आपकी इमरजेंसी एग्जिट पेशेंट के रीच में है, आपके रीच में है, आपको नॉलेज है उसके बारे में, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे आपको यूज करना है उन चीजों को, फिर सेफ्टी आपको मेंटेन कैसे करनी है। देन नेक्स्ट आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में आपकी चीजें आती है कि चीजें अवेलेबल हो, लाइक अगर पेशेंट को मेडिसिन चाहिए तो आपका जो भी डिपार्टमेंट हो बहुत दूर है तो दिक्कत है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा आपके इसमें वार्ड के उधर ही है तो भी वो कहीं ना कहीं केओस बनाता है, केओस मीन्स बातचीत होती रहती है, या फिर आप कह सकते हो भीड़ भाड़ ऐसा क्रिएट करता है। तो आपको एक अवेलेबिलिटी आपको वैसे लेवल पे रखनी ताकि पेशेंट भी डिस्टर्ब ना हो और पेशेंट के एक्सेस में भी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस आपने कर लिया है, लेकिन जो फिजिकल हजार्ड्स होने के जो भी चांसेस होते हैं उसका रिडक्शन आप कैसे करते हो। तो फिजिकल हजार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली दो हैं, जो कि है आपके फायर एंड एक्सीडेंट्स, जो आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं आपके वार्ड में, लाइक आपके एरर्स के थ्रू, मिस्टेकन एंड अदर एक्सीडेंट जो कॉमनली हो जाते हैं, ठीक है। फायर हो गया, आपके अदर एक्सीडेंट्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो गए, ठीक है। अदर लाइक आपका ऑक्सीजन जो भी पाइपलाइंस होती हैं, मींस आपके गैस की जो पाइपलाइंस होती हैं उसमें लीकेज हो गया, अदर देन स्मोक हो गया, बहुत कुछ होता है एक्सीडेंट्स में। तो वो सारी चीजें कैसे, अगर लाइक फिजिकल हजार्ड जो भी हो रहा है उसका रिडक्शन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए आपका सबसे मेनली होता है इन सारे हजार्ड्स को भी प्रिवेंट करना, ठीक। तो उसमें सबसे पहले आता है इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, लाइक आपका जो भी सेफ्टी है, मींस आप जो भी सेफ्टी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट, लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप लोगों से बात करोगे कि हम फायर को कैसे प्रिवेंट करें, तो ये होगा कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लगवा लीजिए, ठीक है। आप जो भी चीजें जलने वाली उसको हटा दीजिए, आप यही सुनोगे नॉर्मली, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में ऐसा क्या करोगे जिससे फिजिकल हजार्ड्स जो भी आपके फायर एंड एक्सीडेंट्स है उनको आप रिड्यूस कर पाओ, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है हमारे 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप में पहला है हमारा रिमूव स्टोर्ड इक्विपमेंट फ्रॉम पब्लिक एरियाज, मतलब पब्लिक एरियाज लाइक आपके जो भी यूनिट हैं जहाँ पे पेशेंट एडमिटेड हैं, लाइक आपके जहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, या अदर ऐसे डिपार्टमेंट्स लाइक आपके फार्मेसी, वहाँ पे पब्लिक एरिया है ना वो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। एलिवेटर एरिया हो गया आपका,
स्टेयर्स हो गए, कॉमन आपके सिटिंग रूम्स हॉल्स हो गए जो आपके होते हैं आपके, ठीक है, आपकी ओपीडीज हो गई। तो जो पब्लिक एरिया है वहां से आपको जो भी स्टोर्ड इक्विपमेंट्स हैं जो लाइक अभी तो यूज में नहीं है, वो बस स्टोर किए गए हैं वहां पे। आप कभी किसी वार्ड में जाओ, किसी एरिया में जाओ, ओपीडीज में जाओ, तो कोने में कुछ सामान पड़ा है, कुछ तो सामान है टूटा फूटा सा है या कुछ अनयूज्ड है तो पड़ा हुआ है, तो वो रिमूव करना है। तो उससे क्या होगा, आपको एक एरिया मिल जाएगा, एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, एंड स्पेस मिल जाएगा प्लस वहां पे जो क्लटर था, मीन्स जो भी वो आपने रखा हुआ था आर्टिकल, वो हट जाएगा। तो जो अगर कोई चांसेस हैं हजार्ड्स होने के, अगर उसकी वजह से है या वो भी इंक्लूड हो सकता है हजार्ड में, तो वो हजार्ड का जो भी रिस्क था वो हट जाएगा, मीन्स वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टोर्ड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, पब्लिक एरिया में, वो आपको हटाने हैं। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज हॉस्पिटल रूम क्लटर्स, मीन्स जो भी आपके हॉस्पिटल में रूम्स हैं, लाइक जो यूनिट्स हैं बेड के नीचे, ठीक है, आपके बेड साइड में, आपके लॉकर्स, उनके अंदर जो भी चीजें रखी होती, लाइक बहुत लोग न्यूज़पेपर ले आते हैं अपने घर से, बहुत लोग अलग अलग चीजें लाते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो वो क्लटर्स आपको हटाने या मिनिमाइज करने। अगर पेशेंट के यूज में तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए, ताकि उन क्लटर्स की वजह से कोई ऐसा हजार्ड होने के चांसेस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेट क्लटर एंड ऑर्गेनाइज एरिया। ऑफ कोर्स हमेशा ऑर्गेनाइज रखिए और जो भी क्लटर्स हैं उसको हटा दीजिए। ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपको पता होगा ना कि आपकी कौन सी चीजें कहाँ पे थी, कौन सी चीजें मींस अफेक्ट हो सकती हैं या किसकी वजह से क्या हो सकता है, वो आपको पता होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अपने साथ नाइफ्स लेके आते हैं फ्रूट कट करने के लिए, ये सारी चीजें, अब वो ले आके बेड साइड लॉकर पे या बेड साइड टेबल पे ऐसे रख दिया। अब कोई बच्चा है या आप ही हो, अगर आप काम कर रहे हो लाइक एज अ नर्स, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं, वो लग गया, ठीक है, वो भी एक एक्सीडेंट में ही इंक्लूडेड है वो कट, ठीक है। तो वो चीजें अगर ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाएंगी, तो वो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी क्लटर्स है वो एलिमिनेट करना है एंड आपको एरिया को ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट इज एश्योर ऑल ओवर क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस के लिए क्यों बोला गया है, जैसे आप देखते हो अगर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, जैसे हमने बात करी, तो फ्लोर्स पे आपके ग्लासेस हो सकते हैं, आपके शार्प इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके अदर ऐसे लाइक आप क्लीनलीनेस नहीं रखोगे तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको एज एन एक्सीडेंट क्रिएट हो सके, ठीक है, आपको हार्म कर सकती हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो आप क्लीनलीनेस जब करोगे, सफाई रखोगे, ठीक है, तो वो चीजें होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आप वो पकड़ लोगे ना। अगर आप क्लीन कर रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा ग्लास है, यू हैव टू डिस्पोज इन ग्लास बिन, ठीक है, जो भी शार्प वाला बिन है, ठीक है, आप उसमें ले जाके डाल रहे हो। जो शार्प्स हैं, ग्लासेस वाले हैं, वाइल्स जिसमें है, ये हो गया, ठीक है। आपके अदर जो भी आर्टिकल्स लाइक आपको दिख रहा है, क्लीन कर रहे हो कि ये मीन्स आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है, लाइक आपका बेड साइड लॉकर है वो रस्टेड है, ठीक है, वो हो सकता है उसका जो भी फ्रेम है वो टूटा हुआ है, वो फ्रेम निकला हुआ है, तो आप जब क्लीन करोगे तो आपको पता है, तो वो आप उसको या तो रिमूव कर दोगे या तो वो मेंटेन, मीन्स आप उसको मेंटेन करोगे ना, आप रेनोवेट करोगे। तो ये सारी चीजें आप करोगे। तो ऑल ओवर क्लीनलीनेस एश्योर करने से आपको चीजें पता होंगी और उन सारी चीजों को आप एलिमिनेट करोगे। लास्ट वन इज मिनिमाइज ऑडिटरी क्लटर। ऑडिटरी क्लटर यहाँ पे मेजरली क्यों बोला गया है, वो इसलिए जैसे लाइक अगर ऑडिटरी क्लटर ज्यादा है, मतलब नॉइज ज्यादा है, अगर कुछ होता भी है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, नॉइज ज्यादा है, लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लोग जो ऑडिटरी क्लटर है जो भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा केओस है, ठीक है, एनवायरमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेगा, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें आप फिर लाइक होता है ना कि अगर कोई हजार्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जब कम्युनिकेट नहीं हो पाओगे तो वो कहीं ना कहीं एक्सजरेट करेगा या तो वो हार्म करेगा। नेक्स्ट इज आपका आता है अच्छा, आपके जब भी हजार्ड्स होते हैं तो कौन कौन इफेक्ट होता है, वो होता है आपका पेशेंट इफेक्ट होगा, जो वहाँ पे विजिटर्स होंगे जो पेशेंट के लिए हैं, ठीक है, एंड देन जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आपके वर्कर्स, जो भी ऑल केयर टीम मेंबर हैं, वो ये हजार्ड्स में ट्रैप होते हैं एंड अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रिवेंशन मेथड क्या है कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मेजरली ये फायर के लिए है, क्योंकि फायर आपका जो है वो मेजर है। तो फायर में क्या है कि कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड है जिसकी वजह से हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है आपका मटेरियल शुड बी फ्लेम प्रूफ, मतलब जो भी मटेरियल आप यूज करो, जिसके लिए आप मींस कह सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो जिन जिन चीजों पर कि हाँ फ्लेम प्रूफ, इस चीज का फ्लेम प्रूफ हमें अवेलेबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं, तो प्लीज यूज दैट फ्लेम प्रूफ मटेरियल। लाइक आपके जो भी अदर आर्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, आपके लिनेंस इन सारी चीजों को लेके जो आपके आर्टिकल्स हैं, लिनेंस वगैरह तो कॉटन बेस्ड होते हैं, ठीक है, आई मीन आपके क्लॉथ बेस्ड होते हैं। जो अदर आपके आर्टिकल्स जो आपको लगता है कि हाँ ये हम फ्लेम प्रूफ ला सकते हैं, तो प्लीज यूज दैट, ताकि आप ये फायर हजार्ड को आप क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स इन आर्टिकल्स। प्रिवेंट करना है एक्सीडेंटल फायर, लाइक कुछ लोग होते हैं कि एक्सीडेंटल फायर्स लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक्स, आपकी सारी चीज, अगर आप चीजों को मेंटेन कराते रहेंगे, ठीक है, उन चीजों को चेक कराते हैं इंस्टॉलेशन में, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वहां पे जो भी एक्सीडेंटली मीन्स जो हो सकते हैं हजार्ड्स, फायर हजार्ड्स हो सकते हैं, वो आप प्रिवेंट करोगे आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, आपके मॉनिटर्स हो गए, आपके वेंटिलेटर्स हो गए, आपके अदर डिफेब्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड यूज हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है, हमको उनको रेगुलरली चेक करना है, ठीक है, इनका इंस्टॉलेशन अच्छे से देखना है, उनकी फंक्शनिंग अच्छे से देखनी है, ताकि उनकी वजह से कोई हजार्ड होने के चांसेस ना हो, ठीक है। देन आपका आता है नो स्मोकिंग इन एरियाज। कोई भी एरिया में आपका स्मोकिंग का जो भी है वो आप अवॉइड करिए, ठीक है, अगर आपको कोई मिल रहा है प्लीज उनको एजुकेट करिए। एंड नो स्मोकिंग का आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले लगा के रखना है, ताकि पेशेंट अवेयर हो कि हमें यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सफिशिएंट स्पेस फॉर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस। इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस का मतलब है जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप, ठीक है, मैकेनिकली डिवाइसेस जो भी यूज कर रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वहां पे इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि आप उसको दूर से ऑपरेट कर पाओ, मीन्स दूर से यूज कर पाओ, ठीक है। अगर आप दूर से या फिर अगर पेशेंट के बहुत पास में अगर कुछ हजार्ड होने के चांसेस है, तो पेशेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा या आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इसीलिए एक सफिशिएंट स्पेस आप मेंटेन करके रखिए, या कह सकते हो एक सफिशिएंट एरिया आप क्रिएट करके रखिए, ताकि वो हजार्ड उतने में ही लिमिट हो, अगर एक्सीडेंटली हो भी रहा है तो वो उतने में ही लिमिटेड रहे। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक फायर सिस्टम या अलार्म का इंस्टॉलेशन होना चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग्स में। इसका इंस्टॉलेशन इसलिए, पहली चीज तो आप स्मोकिंग अगर कहीं भी तो आप डिटेक्ट कर पाओ, दूसरा अगर कहीं भी कुछ भी अगर फायर का है तो वो जो स्मोक होगा, ठीक है, वो उन सारी चीजों से आप डिटेक्ट कर पाओ। कुछ भी अगर होता है तो वो अलार्म्स आपको डिटेक्ट करके बता देंगे कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उस चीजों को जल्दी से क्या कर सकते हो, आप प्रिवेंट कर पाओगे, आप फिर उसको मैनेज कर पाओगे। देन इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम इम्प्रोविजन इन एलिवेटर्स। एलिवेटर्स आपका मेजरली हजार्ड्स में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, जो भी कंडीशंस क्रिएट होती हैं वो ज्यादातर हजार्ड्स के टाइम पे एलिवेटर्स में होती है। कुछ लोग एलिवेटर्स में फंस जाते हैं, कुछ लोग वही यूज करके मींस एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, सब अवेयर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत कुछ कह सकते हो अराइज होता है, बहुत सारा लोगों को हार्म होता है। तो उसकी वजह से आपको जो भी एलिवेटर है यूज कर रहे हो, जो प्रेजेंट है, उसमें इमरजेंसी अलार्म सिस्टम्स आप प्लीज लगाइए, ताकि जो भी अंदर है या जो भी उसे यूज कर रहा है वो उसका यूज करके खुद को सेफ रख सके, ठीक है, उसको कोई हार्म ना हो। देन प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर हजार्ड सेफ्टी। जो भी हजार्ड सेफ्टी मींस के इक्विपमेंट्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं हजार्ड सेफ्टी के लिए, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो प्लीज आप उन चीजों को यूज करें, ठीक है, उन चीजों का इम्प्रोविजन मींस प्रोवाइड करें यूनिट में, वार्ड में, लाइक आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ठीक है, आपके जो भी एक आर्टिकल्स हैं जो चाहिए हमें, ठीक है, फायर के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल जो भी शॉर्ट सर्किट हैं उसके लिए, आपके अदर जो भी चीजें हैं हजार्ड्स में, आपके एक्सीडेंटल लाइक आपका फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी, मतलब ये फैसिलिटीज आपको अवेलेबल रखनी है वार्ड में या यूनिट में, ताकि ये चीजें आप क्या करें, प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल हजार्ड्स।